Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss test number 1, that is the relevant test of lecture number 1. तो आइए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। इसके लिए बेटा 4 ऑप्शन है। अल्फा है ऑस्मो रेगुलेशन, बीटा है थर्मो रेगुलेशन, चार्ली है एक्सक्रीशन और डेल्टा है होम्योस्टैसिस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्सक्रीशन चार्ली। बाकी तीनों क्यों नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, कि वाटर और सॉल्ट का जो रेगुलेशन है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और जो थर्मो रेगुलेशन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। तो वो भी हमारी जो सही आंसर नहीं हो सकता था। और होम्योस्टेसिस तो डायरेक्ट ही तीनों फिनोमिनॉन का कलेक्शन है। तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से निकालने का जो तरीका है होम्योस्टेसिस का, वो जो फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हमारा सही आंसर जो है वो सी है या चार्ली है, एक्सक्रीशन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज रिसीव्ड बाय किडनी थ्रू। अब ये बात हो रही है कि जो किडनी के अंदर ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट आया है, यानी नेफ्रॉन के अंदर जो आया है वो कहां से आया है। तो ऑप्शन है 4 आपके पास। अल्फा है आर्टरी, बीटा है वेन और चार्ली है आर्ट्रियोल और डेल्टा है वेनियोल। तो अगर हम चारों का एनालिसिस करें तो आर्टरी, वो रीनल आर्टरी, वो आर्टरी होती है जिससे जो ब्लड है वो किडनी की तरफ आता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा ही होना चाहिए, लेकिन हम जब तक बाकी 3 नहीं पढ़ेंगे तो हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट बीटा है जो है हमारे पास वेन है। तो वेन का तो ताल्लुक नहीं, क्योंकि यहां क्या है रिसीव्ड बाय द किडनी, यानी किडनी तक खून पहुंचा है। तो वेन तो वो होती है जो किडनी से खून लेकर जाती है। तो इसी तरीके से आर्ट्रियोल यानी वो छोटी नाली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो आर्ट्रियोल यानी छोटी आर्टरी। तो ये बात ठीक तो लगती है, लेकिन बात ऊपर हमारे पास जो कीवर्ड है वो किडनीज है, यहां नेफ्रॉन्स नहीं है। अगर नेफ्रॉन होता तो फिर हम शायद कह सकते थे आर्ट्रियोल, लेकिन यहां पर किडनी है, इसलिए आर्ट्रियोल भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वेन्यूल, तो वेन्यूल जो है ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी ब्लड कैरी करने वाली है, किडनी से लाने वाली नहीं है। तो हमारा जो नतीजा ये निकला कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, आर्टरी। तो इसके अगर आप देखें तो डायग्राम भी है। इस डायग्राम में देख लें कि एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों किडनीज को सप्लाई किया जा रहा है उनको हम कहते हैं रीनल आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से वापस जा रहा है उनको हम कहते हैं वीनस, और वेन्स के जरिए वापस जा रहा है वीनस ब्लड जो है, और उसको हम कहते हैं रीनल वेन। जो किडनी की तरफ ब्लड लाने वाली है उनको हम कहते हैं रीनल आर्टरीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। किडनी इज बेसिकली एन क्या है कि किडनी कौन सा ऑर्गन है। अल्फा है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, कि वाटर और सॉल्ट के लिए काफी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। बीटा क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बात हमें दुरुस्त लगती है, लेकिन हम चार्ली और डेल्टा को भी पढ़कर आते हैं। जो चार्ली है वो है थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ये तो हमने वैसे ही माइनस कर दिया कि थर्मो रेगुलेशन का ताल्लुक तो इससे नहीं है टेम्परेचर का। डेल्टा है ग्लूको रेगुलेटरी ऑर्गन, यानी जो ग्लूकोज है और ग्लाइकोजन और ग्लूकोज उसकी जो कन्वर्जन है उसको कंट्रोल करता है, ये बात भी ठीक नहीं हुई। हमारी चार्ली और डेल्टा तो ऑप्शंस रॉन्ग है। अब आ गया अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा में दोनों को अगर आप देखें तो ये एक कॉन्सेप्ट है, जहन में बिठाना है कि किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन,
किडनीज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक्सक्रीशन है, यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू आउटसाइड द बॉडी। और सेकेंडरी जो इसका करेक्टर है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेटरी, कि दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बीटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोमेरुलस में बेटर बी डिस्क्राइब्ड एज आ। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमेशा जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप जहन में उसको ट्रांसलेट कर लें कि पूछा क्या जा रहा है, उसकी सेंस को समझे। जब उसकी सेंस की स्टेटमेंट को आपको समझ आ जाए तो फिर चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। जब चारों ऑप्शंस आप पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप नतीजा निकालें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ये बात ली गई है और इसका सही ऑप्शन हो क्या सकता है। तो ग्लोमेरुलस में बेटर बी डिस्क्राइब्ड एज आ। ऑप्शन है हमारे पास 4। अल्फा, नॉट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी कोई नॉट लगा दी, गिरा लगा दी जाए, नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, आप सोच में पड़ जाते हैं कि शायद, लेकिन नहीं, जब तक हम बाकी ऑप्शन ना देखें। तो नेक्स्ट है चार्ली, बॉल ऑफ कैपिलरीज। हाँ, ये समझ आती है कि बॉल ऑफ कैपिलरीज तो बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर है ग्लोमेरुलस वो एक बॉल्स की शेप में है। लूप ऑफ कैपिलरीज, नहीं भाई, लूप ऑफ कैपिलरीज भी नहीं है। ये हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो चार्ली है कि बॉल ऑफ कैपिलरीज। अब इसको स्टेटमेंट को सही करके पढ़ना है। ग्लोमेरुलस में बेटर बी डिस्क्राइब्ड एज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, चार्ली सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 इन ह्यूमन फीमेल्स यूरिनेशन अकर्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड। तो ऑप्शन देखते हैं। अल्फा, यूरेटर्स। यूरेटर तो वो नाली होती है जो किडनी से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में लाती है, लिहाजा ये तो नहीं हो सकता। और यूरिनेशन कहते हैं पेशाब करने को। बीटा जो है दैट इज विजाइना। नहीं, ह्यूमन फीमेल्स में विजाइना एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं, उसका फंक्शन ये नहीं है, दैट रिसीव स्पॉन्स, और उसका ये काम नहीं है। तो नहीं, यूरिनेशन में उसकी कोई मदद नहीं। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चार्ली है यूरेथ्रा। हाँ, यूरेथ्रा के बारे में हमने पढ़ा था कि दिस इज अ ट्यूब दैट हेल्प द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ये ऑप्शन ठीक हो सकती है, लेकिन हम डेल्टा को पहले देखेंगे। डेल्टा है नेफ्रॉन। नहीं, नेफ्रॉन तो नहीं। नेफ्रॉन वो डक्ट है, वो ट्यूब है जो यूरिन बनाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो चार्ली है, यूरेथ्रा दैट लीव्स द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। तो सही ऑप्शन आ गया। इन ह्यूमन फीमेल यूरिनेशन अकर्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 6 द एनिमल्स हैविंग एडवांटेज ऑफ बीइंग diversified and distributed in variety of regions on earth are। अब जानवरों की यहां पे उसकी टाइप्स दी गई हैं 4 की, जरा देखते हैं। थर्मल क्लासिफिकेशन है ये टेम्परेचर के हवाले से। एक्टोथर्म्स के ऐसे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ हुआ। यहां से एक क्लू तो आपको मिल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है। हेट्रोथर्मिक, ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है। और चार्ली है एंडोथर्मिक। हाँ, ये वो जानवर हैं जिनमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, यानी कि नैरो रेंज में उसके अंदर चेंजेस होती हैं। लेकिन एंडोथर्मी जो था, कल हमने पढ़ा था लेक्चर में कि एंडोथर्मी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने बर्ड्स और मैमल्स को इस काबिल बना दिया है कि वो दुनिया की हर किस्म की हैबिटाट में रह सके, चाहे एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड हो चाहे वो वार्म हो। और वो ठीक लगता है। तो नेक्स्ट हम जब तक डेल्टा नहीं पढ़ेंगे हमको फैसला नहीं करेंगे। डेल्टा है पकीलोथर्मिक। अच्छा ठीक है, पैकिलोथर्मिक भी वही होते हैं जो एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। एनिमल्स हैविंग एडवांटेज ऑफ बीइंग डाइवर्सिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन वैरायटी ऑफ रीजन्स ऑन अर्थ आर एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो सही ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7, a loop of blood vessels which is part of juxtamedullary nephron is called। 4 ऑप्शन है। जो ही स्टेटमेंट में हमारे पास ये बात आ जाए जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की और ब्लड वेसल्स की, बात सीधी जानी तो चाहिए सही ऑप्शन पर, लेकिन फिर भी हम चारों को देखेंगे। अल्फा है वेजारेक्टा, ये सही ऑप्शन है वेजारेक्टा। लूप ऑफ हेनले, ये सही ऑप्शन नहीं है। डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, चार्ली और डेल्टा, ये भी नहीं है। बीटा, चार्ली, डेल्टा, तीनों नेफ्रॉन के पार्ट है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड वेसल्स के बारे में जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के साथ अटैच्ड हैं। तो सही ऑप्शन उसका है अल्फा वेजारेक्टा, क्योंकि वेजारेक्टा अगर आप देखें तो बुक की जो लाइन है वो लिखा हुआ है कि इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एडिशनल ब्लड कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल्स। तो इसका सही ऑप्शन है, यह आंसर है अल्फा वेजारेक्टा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ईच नेफ्रॉन एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड। 4 ऑप्शन है। अल्फा बोबेंस कैप्सूल, बीटा रीनल हाइलेस, चार्ली रीनल पिरामिड, डेल्टा रीनल कैप्सूल। जो हमारे पास बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक है कि हर नेफ्रॉन का जो इनर एंड है वो एक कप शेप स्वेलिंग बनाता है, जिसको हम कहते हैं बोबेंस कैप्सूल। करेक्ट ऑप्शन हमारा अल्फा ही है, लेकिन हम बाकी तीनों को भी देखेंगे। रीनल हाइलेस क्या है? गुर्दे के अंदर वो डिप्रेशन, कभी गुर्दा देखें, लाए देखें तो एक साइड से थोड़ा सा कर्व्ड होता है और उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई दरवाजा है या एग्जिट है। आप उसका गेट वे समझ लें कि किडनी के अंदर जो कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं या जाती हैं, और इसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स है, तो आप उसको गेट कह लें कि किडनी का गेट हाइलेस, एक डिप्रेशन जो है उसको हम रीनल हाइलेस कहते हैं। इसी तरीके से रीनल पिरामिड, जो मेडुलरी रीजन में एक कैलसिस यानी थैलियों का एक बड़ी सारी थैली है, जिसके अंदर जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आकर खुलती है और यूरिन कलेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है। रीनल कैप्सूल, ये गुर्दे के ऊपर के वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो गुर्दे को डैमेज होने से बचाती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि उसने जो कीवर्ड है वो ये पूछा है इन ईच नेफ्रॉन। बात नेफ्रॉन की हो रही थी, बाकी चीजें जो है वो उससे नहीं रिलेटेड। तो सही ऑप्शन है अल्फा बोबेंस कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 9, all the useful constituents of glomerular filtrate are returned to the blood by a process called। अब स्टेटमेंट हमने देखी, उसने पूछा कि जब फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर जाता है तो मैक्सिमम चीजें ब्लड में वापस जाती हैं, तो किस हिस्से से और किस प्रोसेस से? तो प्रोसेस जो है वो आपके जहन में आ गया होगा, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जवाब लगाएंगे। अल्फा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा है रीअब्जॉर्प्शन, और चार्ली है सिक्रीशन, और डेल्टा है फिल्ट्रेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद बाय यूजिंग द एटीपी, वो तो ये बात नहीं हो सकती। तो रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आसानी से वो जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर वापस चले जाते हैं। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम दोनों को देखेंगे, चार्ली को भी। सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन अगर इससे मुराद लिया जाए तो जो नेफ्रॉन है वो कुछ हाइड्रोजन आयंस और ट्यूबुलर सिक्रीशन से सिक्रीट करती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, ताकि उसकी पीएच को मेंटेन किया जाए। और इसी तरीके से फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन का ताल्लुक दो ग्लोमेरुलस से है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जब ब्लड आता है तो वो फिल्टर होता है, और जो उसके अंदर से फिल्ट्रेट यानी वेस्टेज मटेरियल है वो बोबेंस कैप्सूल के अंदर जमा हो जाता है। तो लिहाजा हमारा सही ऑप्शन जो है वो बीटा ही है, रीअब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब उसने कंपोजिशन पूछी आपसे फिल्ट्रेट की, जो नेफ्रॉन के अंदर दाखिल हो जाता है। तो अल्फा है यूरिया, यूरिया भी होता है। बीटा है ग्लोब्यूलिन, प्रोटीन्स,
तो आपके जहन में आएगा नहीं, प्रोटीन्स नहीं हो सकती। ओके, लेकिन आपने चार्ली भी देखना है और डेल्टा भी देखना है। जब चार्ली देखा तो उसमें लिखा सॉल्ट्स, हाँ आप कहते हैं ठीक है, सॉल्ट्स भी होते हैं ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट में, यूरिक एसिड वो भी डेफिनेटली होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो अब तीन चीजें अल्फा, चार्ली और डेल्टा, ये तीनों तो उसकी कंपोजिशन में शामिल है, लेकिन फिर क्या चीज नहीं हो सकती, बीटा ग्लोबुलिन यानी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों नहीं जाती? प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट और साइज ज्यादा होता है, जबकि वो जो पोर्स हैं ग्लोमेरुलस के साथ अंदर, उसका साइज कम होता है, लिहाजा वहां से जो प्रोटीन्स और बड़े मॉलिक्यूल और ब्लड सेल्स हैं वो पास नहीं होते, फिल्टर नहीं होते, और ना वो फिल्ट्रेट का हिस्सा बनते, वो वापस खून में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which nephrons are specifically instrumental in the production of concentrated urine? ये वो लाइन थी, उसको क्वेश्चन बनाया गया कि दो तरह की आप नेफ्रॉन जानते हैं किडनी, ह्यूमन किडनीज के अंदर, कि कॉर्टिकल रीजन में जो मौजूद होती है उनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो उसके कॉर्टेक्स और मेडुला के दरमियान में जिसका रीनल कार्पसल पाया जाता है और उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में होता है, तो उसको हम कहते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों का काम है, अलग अलग है। और इसको अगर आप देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ताल्लुक तो डाइल्यूटेड यूरिन से है, अलबत्ता जो कंसंट्रेटेड यूरिन की जिम्मेदारी है वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के साथ है। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो बीटा है, जुक्स्टामेडुलरी। और चार्ली देखें तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये तीनों पार्ट हैं नेफ्रॉन्स के, तो वहां उसने टाइप ऑफ नेफ्रॉन पूछा है कि कौन सी किस्म की नेफ्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेटेड यूरिन की, तो सही ऑप्शन है बीटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स लूप्स डीप इनटू। जुक्स्टामेडुलरी का नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो कहां होता है? करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास चार्ली है, इनर मेडुला में होता है। कि बाकी तीनों को देखते हैं कि क्यों नहीं, वो ऑप्शन क्या है? आउटर कॉर्टेक्स है, नहीं आउटर कॉर्टेक्स में तो नहीं होती। इनर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स में तो उसका मेडुला नहीं होता बल्कि रीनल कार्पसल होता है, ये उसका फिल्ट्रेशन यूनिट। आउटर मेडुला, आउटर मेडुला में भी ये नहीं होता, इनर मेडुला में होता है, और लिहाजा सही ऑप्शन हमारे पास चार्ली है, इनर मेडुला। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नॉर्मली टेक प्लेस इन। अब उसने पूछा है कि जो नेफ्रॉन के 4-5 हिस्से हैं, बताइए किस हिस्से में मैक्सिमम उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो उसके लिए हम अगर देखें तो ग्लोमेरुलस के अंदर तो ब्लड फिल्टर होता है, वहां तो रीअब्जॉर्प्शन होती नहीं। तो बीटा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यानी नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो बुमेन कैप्सूल के बाद है, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है और वाकई वहां पर मैक्सिमम होती है। तो सही ऑप्शन भी हमारा बीटा ही है। लेकिन चार्ली को देखें, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर तो फिल्ट्रेट जमा हो रहा होता है, वहां तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। डिस्टल ट्यूब्यूल, हाँ डिस्टल ट्यूब्यूल में होती जरूर है रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन ऊपर जो पूछा गया है कि यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर नॉर्मली, यहां कीवर्ड क्या है? नॉर्मली टेक प्लेस इन। तो ज्यादातर जो 90% तकरीबन ऑलमोस्ट जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही होती है, डिस्टल में होती है लेकिन लीस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following process is mainly involved in maintaining pH of the glomerular filtrate? चलिए ऑप्शन अल्फा, प्रेशर फिल्ट्रेशन। जी प्रेशर फिल्ट्रेशन का ताल्लुक जो है वो पीएच से तो नहीं है, सिर्फ उसकी फिल्ट्रेशन रेट से है कि कितनी स्पीड से अगर खून आता है और कितनी स्पीड से उसकी फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, यानी ब्लड फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमेरुलर उसमें बोमेन्स कैप्सूल में जमा होता है, तो इसका ताल्लुक तो नहीं है। रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन का ताल्लुक भी नहीं है। और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन, हाँ ये फंक्शन में दिया गया है ट्यूबुलर सेक्रेशन नेफ्रॉन के, कि ट्यूबुलर सेक्रेशन में जो एपिथेलियल सेल्स हैं ट्यूबुलर, दे सिक्रीट द हाइड्रोजन आयंस और वो पीएच को मेंटेन करते हैं, इसका ताल्लुक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी चार्ली है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। डेल्टा को भी देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, नहीं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन तो पहले से ही डिसाइडेड हो जाती है, फिर उसके हिसाब से उसकी पीएच भी डिसाइडेड होती है। तो पीएच को जो फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन करने में जो बुनियादी रोल है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन का है, सही ऑप्शन है चार्ली।
क्वेश्चन 15, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इन टू। 4 ऑप्शन अल्फा, रीनल हाइलेस, रीनल पेल्विस, रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल हाइलेस में तो वो एग्जिट है जहां से किडनी के अंदर ब्लड की नालियां आती जाती हैं, वो रास्ता है, एग्जिट है, वो तो नहीं हो सकता। रीनल पेल्विस बेटा, हाँ रीनल पेल्विस अलबत्ता वो फनल शेप जगह जरूर है, वो जहां पर यूरिन जो है वो कलेक्ट होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन इनटू रीनल पेल्विस और बीटा सही ऑप्शन है। लेकिन चार्ली भी देखते हैं, डेल्टा भी देखते हैं। रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, दीज आर द रीजन्स ऑफ द किडनीज, तो इसका से कोई ताल्लुक। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आउटफ्लो ऑफ वाटर। अब ये यहां आउटफ्लो ऑफ वाटर की बात हो रही है तो जहन में फौरी तौर पर आपके आ गया होगा लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में उसके जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके हवाले से डेफिनेटली ये क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले से ही। तो अल्फा ऑप्शन है असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले कि दैट डज नॉट अलाउ, डज नॉट यानी पानी वहां से नहीं निकलता, सॉल्ट्स वगैरह निकलते हैं। तो जो असेंडिंग है उसके अंदर से पानी नहीं निकलता, सिर्फ सॉल्ट्स निकलते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। लेकिन बीटा भी देखेंगे, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम से तो सिर्फ वाटर निकलता, वो डज नॉट मीन दैट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो चार्ली को देखें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वहां से रीअब्जॉर्प्शन जरूर होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। डज नॉट अलाउ, वहां पानी भी रीअब्जॉर्ब होता है, तो यहां डज नॉट अलाउ, तो नॉट को अपने ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। डेल्टा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये ऑप्शन भी हमारी ठीक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। Question number 17, the active uptake of sodium in the thick limb of loop of Henle is promoted by the action of। अब यहां जो दो ही हार्मोन है यूरिन बनाने में, दोनों को आप जहन में रखें। एक है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। जब सोडियम पोटेशियम क्लोरीन के बारे में कोई बात पूछी जाए तो यकीनन वो रोल होगा एल्डोस्टेरोन का, क्योंकि एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करके सोडियम अपटेक कराता है। और बाकी जो ताल्लुक है ADH का एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, तो उसका ताल्लुक है सिर्फ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से और वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बीटा है एल्डोस्टेरोन। तो बाकी जो दो हार्मोन का नाम दिए गए हैं ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन, ये इररिलेवेंट है। सिर्फ जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से जो ताल्लुक है यूरिन फॉर्मेशन में वो ADH और एल्डोस्टेरोन है। बहरहाल ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल कंट्रैक्शन कराता है, वो चाहे यूट्राइन मसल्स हो और दैट आल्सो हेल्प इन मिल्क इंजेक्शन एंड मदर फीडिंग। एंड इंसुलिन जो है मेटाबॉलिक है और मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कार्य करता है। तो लिहाजा आपका करेक्ट ऑप्शन है बीटा एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH वाटर इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कहां से रीअब्सॉर्ब कराता है, तो उसका सही ऑप्शन है अल्फा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यानी ADH एक्ट ही कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर करता है और वहीं से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। तो बाकी 3 ऑप्शन देखें, बीटा लूप ऑफ हेनले नहीं, ये इररिलेवेंट। डिस्टल ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये भी इररिलेवेंट, यानी इन पर ADH कोई एक्ट नहीं करता। साइट फॉर एक्शन ऑफ ADH इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो सही ऑप्शन है हमारे पास अल्फा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया लीव्स द ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। अब ये जरा गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरिया लीव्स द ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, ब्लड से, तो दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन चार्ली, कि जब ब्लड फिल्टर होता है तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट ही जमा होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, वो ब्लड से बाहर निकला है। ओके, अब जो यूरिन है, यूरिन तो तब होता कि अगर ये स्टेटमेंट में मैं ये बात लगा देता कि यूरिया लीव्स द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, ब्लड की जगह बॉडी लग जाता तो यूरिन हो जाता सही ऑप्शन। अब चूंकि ब्लड है तो इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सेक्रेशन तो पीएच के लिए है और स्वेट का ताल्लुक
थर्मो रेगुलेशन से है। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो चार्ली है। इसमें कीवर्ड आप जरा ध्यान से रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर ब्लड है और अगर ब्लड की जगह बॉडी होती तो ऑप्शन चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इंडिकेट्स द। अब आप जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जहन में आता है तो फौरी तौर पर दो कंडीशंस भी जहन में आनी चाहिए। कौन सी थी? रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब बनती है। अल्फा है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, बात तो दुरुस्त है, लेकिन हम तीनों बाकी ऑप्शन भी पढ़ के फैसला करेंगे। बीटा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये बात भी दुरुस्त हल लगती है कि जी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। इनएक्टिविटी ऑफ बॉडी, बॉडी की इनएक्टिविटी तो उसका उससे क्या ताल्लुक? इनएक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स की इनएक्टिविटी से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो अब चार्ली और डेल्टा तो दोनों आप नो में आ गए, क्रॉस में हो गए। अल्फा और बीटा बचे। अल्फा में सही ऑप्शन अल्फा है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से मुराद है लेस सप्लाई ऑफ वाटर एंड मोर सप्लाई ऑफ वाटर। तो वो तो सप्लाई है, कम और ज्यादा हो, लेकिन स्पेसिफिकली उसने पूछा है कि कंसंट्रेटेड यूरिन इज इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। कि जिस्म के अंदर, जैसा कि आजकल रमजान शरीफ रोजे रखते हैं, पानी कम है तो यूरिन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड ही आता है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टेबलाइज्ड थ्रू। चार ऑप्शन है। एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहन में रखनी है कि इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टेबलाइज्ड थ्रू। ना अल्फा गलत है, ना बीटा गलत है, ना चार्ली गलत है और ना ही डेल्टा गलत है। अब चार ऑप्शन सही हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो सही ऑप्शन है डेल्टा, क्योंकि होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के तीन बाकी फिनोमेना है कि ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन है होम्योस्टेसिस, कि जब किसी डेफिनेशन के अंदर से सब डेफिनेशन की बातें हों और डेफिनेशन का नाम भी या मेन हेडिंग का नाम भी हो और सब हेडिंग्स भी हों, तो उस वक्त आप मेन हेडिंग को चूज करते हैं और सब हेडिंग्स को छोड़ देते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन जो है इसका आपका डेल्टा है, होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टिमुलस फॉर द सिक्रेशन ऑफ एडीएच इज। कि एडीएच को सिक्रेट करवाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए कौन सा स्टिमुलस अप्लाई होता है? तो ऑप्शन है 4 अल्फा, हाइपोटोनिक कंडीशन इन द बॉडी, हाइपरटोनिक। नंबर 2 हाइपोटोनिक कंडीशंस इन द बॉडी, चार्ली आइसोटोनिक कंडीशंस इन द बॉडी, डेल्टा है हाइपोऑस्मोटिक कंडीशंस इन द बॉडी। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो अल्फा है कि हाइपोटोनिक कंडीशंस इन द। हाइपोटोनिक क्या है? हैविंग हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट, इसका सही ऑप्शन अल्फा है। हाइपोटोनिक है हैविंग लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट। और इसी तरीके से आइसोटोनिक देखें तो आइसोटोनिक क्या है? हैविंग सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट। और हाइपोस्मोटिक जो अगर है इसको देखें तो हैविंग लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर एनवायरनमेंट। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो अल्फा है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू बोमन्स कैप्सूल। अब ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है कि क्या चीज है ब्लैंक, कैसे कहां लगाएंगे? चारों ऑप्शन देखें। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो वो होती हैं जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अगर वो सर्कुलेट करें, अगर वो लफ्ज लिखते हैं अल्फा तो सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू बोमन्स कैप्सूल, तो वो बात नहीं ठीक बनती। इसी तरीके से अगर एफरेंट आर्टरियोल्स देखें तो एफरेंट आर्टरियोल्स तो वो आर्टरी होती है जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आती है, जैसा कि आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। और बोर्ड की तरफ अगर देखते हैं तो इसको मैं देखूं कि ये बोमन्स कैप्सूल है, ये अगर स्केच करें तो इस बोमन्स कैप्सूल के बाद ये उसकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये उसका लूप ऑफ हेनले है नेफ्रॉन का।
और ये मैंने नेफ्रॉन स्केच की है। और इसी तरीके से ये एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो उसने बोमेंस कैप्सूल, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल, उसने आपको पूछा है कि इसके अंदर जो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, तो वो ये आर्टरी है जो उसको ब्लड लेकर आती है, आर्ट्रियोल, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ये ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलस की तरफ बोमेंस कैप्सूल के अंदर। तो ये है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। और यहां से ब्लड जब वापस आगे नेक्स्ट जाता है तो इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल। तो मतलब ये है कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस सर्कुलेट। तो इसको ऑप्शन को जरा दोबारा देखिए कि ब्लैंक सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू द बोमेंस कैप्सूल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या आती हैं कि जब यही इधर वापस एंटर जाएगी इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल से फिर मजीद छोटी छोटी नालियां निकलती हैं और इन नालियों को हम कह देते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज ये भी नहीं हो सकती ऑप्शन हमारे पास। और अगर आप देखें तो जो बीटा है एफरेंट आर्ट्रियोल, तो एफरेंट आर्ट्रियोल भी नहीं हो सकता। क्या सही ऑप्शन है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू द बोमेंस कैप्सूल, कि बोमेन कैप्सूल का ताल्लुक ग्लोमेरुलस के साथ है, यहां से ब्लड सर्कुलेट होता है और यहीं से फिल्टर होगा और वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर शामिल होगा। तो डेल्टा है इफरेंट आर्ट्रियोल, तो इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से अवे जा रही है, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन नंबर 24, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम। अब वो स्टार्ट्स फ्रॉम उसने कहा है कि कहां से फिल्ट्रेट के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन शुरू होती है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको ये हिस्सा कहूं इस ट्यूब का, नेफ्रॉन का, तो इसको हम कह देते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, तकरीबन 90% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन यहां से हो जाती है, यहां स्टार्ट होती है। रीअब्जॉर्प्शन तो यहां से भी होगी, लूप ऑफ हेनले से भी होगी, वो होगी वाटर की, और यहां से होगी सोडियम और पोटेशियम आयंस की असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। लेकिन ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन वो होगी किस चीज की? वाटर की। तो लिहाजा रीअब्जॉर्प्शन जो उसने क्वेश्चन के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक है कि स्टार्ट कहां से होती है, वो होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो चार्ली हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, मेन फैक्टर for the production of hypertonic urine is gradually increasing osmotic concentrations from, वो है कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। यानी अगर आप देखें कि एक किडनी है, किडनी का जो बाहर वाला रीजन होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और उसका इनर वाला जो है वो कहलाता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ अगर जाएं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास जो जवाब है, सही ऑप्शन है वो बीटा है, कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। वो मेन फैक्टर है फॉर द हाइपरटोनिक यूरिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, बीटा सही ऑप्शन है। अल्फा इनर मेडुला टू कॉर्टेक्स ये नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं है। चार्ली है रीनल पेल्विस टू यूरेटर्स, उसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यूरेटर्स वो नालियां हैं जहां से यूरिन जो है वो उसके अंदर जाना है, यूरिनरी ब्लैडर के। यूरेटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर ये भी उसका ताल्लुक नहीं है। तो मेन फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, सही ऑप्शन हमारा है बीटा। तो क्वेश्चन नंबर अगर चलें 26, इन पेरिटोनियल डायलिसिस ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू थिन। अब पेरिटोनियम जो डायलिसिस है वो तो एक क्योर है प्रॉब्लम, जो किडनी प्रॉब्लम अराइज होता है
किडनी फेलियर, उसका हल है डायलिसिस। डायलिसिस पे दो तरह का, हीमोडायलिसिस और जो पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में होता क्या है कि ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है जो हमारी इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, कैविटी के ऊपर होती है, यानी कि वो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर रिच ब्लड सप्लाई होती है, यानी ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और वहां पर कैथीटर के जरिए हम डायलाइजर फ्लूइड, यानी कि जो उसका डायलिसिस के लिए फ्लूइड हम इस्तेमाल करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, वो कैथीटर के जरिए पास करते हैं और वो सर्कुलेट करता है पेरिटोनियम कैविटी में और पेरिटोनियल की मेम्ब्रेन में। उस मेम्ब्रेन की एक साइड पर ये डायलिसिस फ्लूइड होता है, दूसरी साइड पर जो होता है वो ब्लड होता है, लिहाजा वहां से जो है ब्लड नेचुरली वो फिल्टर भी होता रहता है। तो इन पेरिटोनियल डायलिसिस ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू थिन एपिथेलियम। चार्ली सही ऑप्शन हमारा ये है। बाकी तीन देखते हैं, अल्फा आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, बीटा एंडोथेलियम, डेल्टा डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ हीमोडायलिसिस में इस्तेमाल होती है, जो आर्टिफिशियल किडनी जिसको कहते हैं। एंडोथेलियम का यहां से ताल्लुक नहीं है, और डायलिसिस मेम्ब्रेन जो है वो भी उसी के हिस्से अंदर आती है, जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हीमोडायलिसिस में। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो चार्ली है, एपिथेलियम। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप देख रहे होंगे कि मेरी कोशिश होती है कि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो स्टेटमेंट के साथ साथ जो है वो फर्स्ट राइट ऑप्शन पहले पढ़ देता हूं। ये मेरा मानना है कि जब आप स्टेटमेंट के साथ करेक्ट ऑप्शन प्रैक्टिसिंग सेशन में करते हैं, जैसा कि अभी टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जब स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, तो स्टेटमेंट के साथ सबसे पहले जो राइट ऑप्शन है वही पढ़नी चाहिए। क्यों? इस तरीके से चीजें जहन में मेमोराइज हो जाती हैं, बैठ जाती हैं कि ये स्टेटमेंट थी तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। जो रॉन्ग ऑप्शन होंगे वो मैं बाद में करूंगा, बाद में डिस्कस करता हूं। पहले कोशिश मेरी यही होती है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जहन में ये बात बैठ जाए। चारों ऑप्शंस डिस्कस करके ही आपने जवाब लगाना होता है। 27 में है, इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट टाइप किडनी स्टोन्स इज ब्लैंक परसेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ अ यूरिक एसिड टाइप स्टोन्स। जब ये स्टोन्स की बात आ जाती है तो पहले तो हमारे पास पहले ध्यान में रखना चाहिए कि जो किडनी स्टोन है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ किडनी, और जो उनके 3% थी। कैल्शियम जो कैल्शियम ऑक्सलेट थे वो तकरीबन जो थे 70% थे। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो 15%, और यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन बुक में दी है वो 10% है। पहले तो जहन में ये आ जाने चाहिए 70%, 15% एंड 10%। अब उसमें स्टेटमेंट में उसने पूछा है कि इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट टाइप किडनी स्टोन इज ब्लैंक परसेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ यूरिक एसिड। उसने यूरिक एसिड की निस्बत पूछा, तो यूरिक एसिड कितना है 10 और वो कितना है 15, तो कितना ज्यादा हुआ 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5 है। अगर दिखे तो चूंकि 70 का उसका अपना जो कैल्शियम फॉस्फेट था वो 15 था, और 15 से 15% है और वो -10% है, तो उसका जवाब आ जाएगा 0.5%। ये आपके करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप इस तरीके से कंसीडर करें। क्वेश्चन नंबर 28, डायलाइजर इज ऑल्सो कॉल्ड। ये स्टेटमेंट है कि हेमोडायलिसिस में जो मशीन इस्तेमाल होती है उसको हम डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर का हम आमतौर पर क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, मसनूई गुर्दा। तो चार्ली हमारा सही ऑप्शन है, और अल्फा किडनी, और ये तो नहीं है डायलाइजर और ऑल्सो कॉल्ड किडनी, तो ये ऑप्शन नहीं है। परपेचुअल नेफ्रॉन मशीन ये भी नहीं है, और होम्योस्टैटिक मशीन ये भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो चार्ली है, आर्टिफिशियल किडनी। और डायलाइजर में आप अगर याद हो हीमोडायलिसिस के अंदर कि हीमोडायलिसिस का तरीका कभी आपने पेशेंट का होते देखा हो, तो यही होता है कि एक साइड जो है वो पेशेंट्स का जो ब्लड है
वो लिया जाता है और क्लीनिंग के लिए। फिर उसके साथ कोई ब्लड पंप लगाया जाता है, उसके अंदर एंटी कोएगुलेंट मॉलिक्यूल डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है ताकि ब्लड जो है वो फ्रीज ना हो। फिर इसी तरीके से वो आर्टिफिशियल किडनी के एक साइड से चलता है और उसकी मेम्ब्रेन जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, दूसरी साइड पर उसका डायलिसिस फ्लूइड होता है, तो वहां से वो फिल्ट्रेशन होती रहती है। जब ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है तो फिर वापस उसी तरीके से सर्कुलेट करके इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो इसके लिए ये जो डायग्राम है इसकी तरफ आप अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको इसके अंदर मुकम्मल डिटेल समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, इन रीनल फेलियर यूरेमिया द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज। अब हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि रीनल फेलियर दो तरह के होते हैं। एक रीनल फेलियर वो है जिसमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कम हो जाए। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कम होने की कई सारी वजूहात हैं। एक उसमें मैंने ट्रॉमा भी बोला था, उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी बोला था, कई और पैथोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से किडनी के फेलियर का जो अंदाजा है वो उसमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की फंक्शनैलिटी से लगाया जा सकता है। कितने नेफ्रॉन्स कम होगी, जितनी नेफ्रॉन्स कम होती जाएंगी किडनी का जो प्रॉपर फंक्शन है वो भी उतना ही कम होता जाएगा। तो इसलिए यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूरेमिया है द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज किडनी। यूरेमिया पर अगर आप देखें तो दैट इज द एंड स्टेज, जिसमें बिल्कुल कोई नेफ्रॉन काम नहीं कर रही होती और किडनी अपना काम करना छोड़ देता है। तो तब जो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के पास रह जाती है वो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है। तो इन रीनल फेलियर यूरेमिया द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो उसका वो फिर डायलिसिस कराने का कोई फायदा नहीं होता कि आर्टिफिशियल आप अगर जाएं तो ब्लड को क्लियर करवा के लाए। कीमोथेरेपी आप जानते हैं कि दिस इज द टेक्निक यूज टू क्योर द कैंसर सेल्स। डेल्टा है एक्सेसिव वाटर इनटेक, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। कि सर्जिकल तो ठीक है, डॉक्टर अपने सर्जरी करके किडनी स्टोन्स को निकाल देगा, लेकिन नॉन सर्जिकल भी है। तो नॉन सर्जिकल के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी उसको कहते हैं कि एक्सरेज की मदद से वो जो किडनी स्टोन्स हैं उनको क्रश किया जाता है, यानी वो जरा जरा हो जाते हैं, टूट जाते हैं और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं जिस्म से। तो यहाँ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। तो सही ऑप्शन है चार्ली लिथोट्रिप्सी। बाकी तीनों को देखते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का ताल्लुक तो किडनी फेलियर से है, जब उसमें कुछ नेफ्रॉन्स फंक्शनल ना रहे तो एक आर्टिफिशियल मशीन के जरिए उसकी सफाई होती रहे खून की, तो हीमोडायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट तो एंड स्टेज है, किडनी स्टेज तो एंड। और डेल्टा जो है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी डायलिसिस वाला है, ये रीनल क्रोनिक या एक्यूट रीनल फेलियर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब नॉन सर्जिकल है और किडनीज के अंदर से स्टोन निकालने हैं तो वो एक ही टेक्निक है, दैट इज लिथोट्रिप्सी। जैसा कि नाम से जाहिर है, लिथो मीन स्टोन और ट्रिप्सी मीन क्रशिंग, यानी स्टोन्स को क्रश कर देना, बारीक बारीक तोड़ दे देना। तो सही ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 31, इन लिविंग कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्स इज शोन बाय। कल हमारी बात हुई थी लेक्चर में, चलिए इसको अगले व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। कल लेक्चर में भी हमारी बात हो रही थी कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल या लिविंग सिस्टम्स, उनका जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, कंट्रोलर्स, उसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले तो रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स ने क्या करना होता है, सेंस करना होता है वो तब्दीली, फिर वो ये मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। यानी कंट्रोल सेंटर अगर आप देखें तो कंट्रोल सेंटर हमारे पास दो ही होते हैं, या हम उस ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों को मिलाकर भी कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड है, यानी नर्वस सिस्टम है। नतीजा क्या निकला, कंट्रोल सिस्टम। ये इंफॉर्मेशंस की क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करके ये एक ऑर्डर जारी करेगा किसको, इफेक्टर्स को। और इफेक्टर्स अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के अंदर दो चीजों को हम इफेक्टर्स कहते हैं, जिनमें ग्लैंड्स भी शामिल हैं
और उसके साथ मसल्स भी शामिल है। मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, मूवमेंट होती है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सिक्रीशंस देते हैं, कोई हार्मोन या कोई सिक्रीशन निकलती है। तो इफेक्टर्स दे शो रिस्पॉन्स, इन्होंने रेस्पॉन्स शो करना होता है, और जो रिसेप्टर्स हैं दे रिसीव स्टिमुलस, दे रिसीव स्टिमुलस, और किस किस्म का स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेस्पॉन्स आएगा। यानी कि जो स्टिमुलस जिस तरह का अप्लाई हुआ है उसी तरह का ही उसके ऊपर उसका जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो इन लिविंग कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्स इज शोन बाय फैक्टर्स। बीटा हमारे पास सही ऑप्शंस है, रिसेप्टर्स अल्फा है नहीं, वो तो जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेंसर और रिसेप्टर एक ही काम हुआ। कंट्रोल सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो सही ऑप्शन है बीटा, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कि इनमें से कौन सा हिस्सा है जो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। अब अगर जब बात नेफ्रॉन की आ जाए तो आपने ध्यान में रखना है कि नेफ्रॉन को अगर आप देखें तो उसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है उसका बोमेंस कैप्सूल, फिर उसके साथ ये उसका कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, फिर उसका ये हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद उसका ये हिस्सा जो है वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। यानी इसको अगर मैं लेबल करूं तो ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा ये नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, में आगे सिटील कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये इसका जो होता है वो है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्ब होते हैं, एक जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ है ये इधर को जा रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेल, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो है इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है दैट इज कॉमन टू मेनी अदर, तो ये आखिरी जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। तो यहां उसने हिस्सा पूछा है बड़ा सिंपल सा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कि कौन सा हिस्सा नेफ्रॉन का पार्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। तो पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि नेफ्रॉन के हिस्से कितने हैं। नंबर 1 बोवन कैप्सूल, नंबर 2 प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, नंबर 3 लूप ऑफ हेनले, नंबर 4 डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये 4 है। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन अल्फा जो है वो यूरिथ्रा है, भी यूरिथ्रा तो है ही नहीं, यूरिथ्रा तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है, लिहाजा ये तो बात नहीं हो सकती। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल तो पहला हिस्सा है, वो उसका हिस्सा है। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले भी उसका हिस्सा है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी हिस्सा है। तो फिर कौन सी ऑप्शन बचती है जो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? दैट इज यूरिथ्रा अल्फा, क्योंकि यूरिथ्रा नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से, जिस्म से बाहर लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इन ह्यूमन बॉडी कैन सेव ओवर ब्लैंक % ऑफ द वाटर ऑफ द फिल्ट्रेट, कि कितने % ये सीधी स्टेटमेंट वहां दी गई है कि ह्यूमन किडनीज आर या मैमेलियन किडनीज आर responsible for the conservation of water over 99.5%. तो वही है reabsorption of glomerulus filtrate in human kidney can save over 99.5% of the water of the filtrate। यानी जो उसका नेचुरल फिनोमिनन है, जो उसकी जिम्मेदारी है किडनीज के, कि उसने इतना ही फिल्ट्रेट के अंदर से पानी को कंजर्व करना है। तो दैट इज बीटा ऑप्शन 99.5%। और जो ओवर लफ्ज साथ है ओवर वाला, ओवर 99.5%। एक अल्फा जो है वो 99.5% दिया गया है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। चार्ली है 98, वो भी नहीं, और डेल्टा है ओवर 98.5, वो भी रॉन्ग ऑप्शन है। हमारी सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है ओवर 99.5%, ये स्टेटमेंट के मुताबिक।
क्वेश्चन नंबर 34, होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ। तो अगर आप देखें तो इसके पास हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अल्फा जो है वो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है, बीटा है वॉलंटरी रेगुलेशन मैकेनिज्म, चार्ली है एक्वायर्ड रेगुलेशन मैकेनिज्म, और जो हमारे पास डेल्टा है वो अडॉप्टेड रेगुलेशन मैकेनिज्म है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है स्टेटमेंट के मुताबिक वो अल्फा सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म। और ये कहां से डेफिनेशन है, कहां से सही ऑप्शन है, ये है जो ग्लॉसरी से डेफिनेशन ली गई है उसके मुताबिक वहां से सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म, ये अपना जवाब ठीक है। कल भी हमने बताया था कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन एक टेक्स्ट में है और एक जो है वो ग्लॉसरी के अंदर है, तो ग्लॉसरी वाले को एमसीक्यू बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज ऑप्शन अल्फा फीडबैक मैकेनिज्म, कि वो तब्दीली महसूस करना जिसमें सिग्नलिंग यानी कि रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर्स, और वो जो पूरे का पूरा फिनोमिनॉन है उसको अगर आप देखें तो दैट इज आल्सो नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो अल्फा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। बीटा है पॉजिटिव फीडबैक, सेल्फ एम्पलीफाइंग साइकिल प्रोमोटिंग चेंज इन द सेम डायरेक्शन, ये पॉजिटिव के लिए है। और नेगेटिव फीडबैक है मैकेनिज्म टू रिवर्स द चेंज, वो भी नहीं है चार्ली। डेल्टा है फीडबैक इनहिबिशन, तो फीडबैक इनहिबिशन भी हमारा सही जवाब नहीं है। ना हमारा बीटा चार्ली डेल्टा तीनों सही ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन जो है वो अल्फा फीडबैक मैकेनिज्म। जो फीडबैक इनहिबिशन है वो आप जानते हैं कि जब कोई सीरीज में रिएक्शन हो रहा हो मल्टी स्टेप, तो उसमें क्या है कि व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट इनहिबिट्स द एंजाइम ऑफ स्टेप 1 इन द सीरियल केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ मेटाबॉलिज्म, तो उसको हम कहते हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था, तो उसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो क्वेश्चन नंबर है 36, A homeostatic control system just like a physical control system consist of, अगर आप देखें तो तीनों ही कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा है। एक दफा और व्हाइट बोर्ड को देख लेते हैं ताकि हमें तीनों फैक्टर्स का, तीनों कंपोनेंट्स का पता चल जाए। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर्स और नंबर 3 इफेक्टर्स। तो उसके जो कंट्रोल सिस्टम है, लिविंग कंट्रोल सिस्टम, उसके 3 जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर्स हैं। अल्फा सही हमारा ऑप्शन है। बीटा 2 कंपोनेंट्स, ये सही ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग है। चार्ली 4 कंपोनेंट्स, ये भी रॉन्ग। डेल्टा 5 कंपोनेंट्स, ये भी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 37, persistent use of tomatoes and green vegetables may cause, अगर किडनी स्टोन में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोस हैं दीज आर सोर्सेस ऑफ ऑक्सिलेट, तो डेफिनेटली उनके अंदर जो हाई लेवल ऑफ जब ऑक्सिलेट होता है तो एक मेटाबॉलिक डिजीज क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्सिलूरिया, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सिलेट की मिकदार ज्यादा हो जाए, और ये ग्रीन सब्जियां और टमाटर खाने से होती हैं। तो लिहाजा इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो बीटा है, हाइपर ऑक्सिलूरिया। बाकी तीनों जो डिजीजेस हैं वो आपको बता दी। हाइपर यूरिसीमिया होता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। इसी तरीके से हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और हाइपरथर्मिया आप जानते हैं कि ज्यादा हीट हो जाना, उसको हाई बॉडी टेम्परेचर को हाइपरथर्मिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनी इज, यानी लेफ्ट और राइट किडनीज हैं, तो उसके ऊपर जो 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो सही ऑप्शन क्या है? बीटा एड्रीनल ग्लैंड्स। और बाकी जो है हमारी तीनों ऑप्शंस एडिनॉइड, थायराइड और पैराथायराइड, ये सही ऑप्शन नहीं है। सिर्फ किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन डिफरेंट है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज टर्म्ड एज। अब ये डेफिनेशन है जो बुक में डायरेक्ट लिखी गई है तीनों होम्योस्टेसिस के जो फिनोमिना है कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इट टर्म्स एज थर्मोरेगुलेशन। तो बीटा सही ऑप्शन है। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और होम्योस्टेसिस ये सही ऑप्शंस
नहीं है। टेम्परेचर के लिए हम उसके लिए थर्मो रेगुलेशन ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द किडनी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कौन सी चीज है जिसने किडनी को लिपेटा हुआ, यानी किडनी के कवरिंग वो पूछ रहा है। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो है अल्फा रीनल कार्पस, रीनल कैप्सूल, उसने जो है वो किडनी को कवर किया हुआ है। जो रीनल कार्पसल है, आप जानते हैं कि हम ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को कलेक्टिवली रीनल कार्पसल कहते हैं। वो किडनी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, लिहाजा बीटा ऑप्शन भी हमारा सही जवाब नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम देखें चार्ली प्लूरा, तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स के इर्द गिर्द होती है, लिहाजा वो भी नहीं है हमारा सही ऑप्शन। और पेरिकार्डियम जो है वो मेम्ब्रेन है दैट प्रोटेक्ट द हार्ट, तो डेल्टा भी नहीं है हमारे पास। तो तीनों ऑर्गन्स अलग अलग बताए गए हैं, यानी प्लूरा लंग्स के लिए और पेरिकार्डियम हार्ट के लिए। तो यहां है रीनल कैप्सूल जो किडनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है। तो सही ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन नंबर है 41, द यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज पोर यूरिन इनटू, यानी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर जो यूरिन आती है वो किन के जरिए आती है, वो आती है यूरेटर्स। द यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनी पोर्स यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो सही ऑप्शन है बीटा 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, हाइपरऑक्सिलूरिया रिजल्ट्स इन, यानी कि अगर ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट्स हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे होता है ऑक्सिलेट टाइप स्टोन बन जाते हैं किडनीज के अंदर। और हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं उसको देखें तो सही ऑप्शन है हमारे पास अल्फा ऑक्सिलेट टाइप स्टोन। बीटा जो है दैट इज कैल्शियम टाइप स्टोन, नहीं उससे नहीं है, ये इररेलेवेंट है। यूरिक एसिड टाइप स्टोन, ये भी इररेलेवेंट है। गॉल स्टोन्स, वो तो गॉल स्टोन तो बनते ही गॉल ब्लैडर के अंदर है, उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं किडनी से। अल्फा हमारे सही ऑप्शन है। 43, which one of the following have enabled the animal and plants to distribute themselves in a wide range of habitats? लेक्चर जब हमने किया था डिस्कस कर रहे थे कि होम्योस्टेसिस के 3 फिनोमिना है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो तीनों में से कौन सा है जो बर्ड्स और मैमल्स को यानी एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स को जिन्होंने इस काबिल बना दिया है कि वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली जो है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो सही ऑप्शन है बीटा ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। 44, द बोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन। अब बोमेंस कैप्सूल है नेफ्रॉन के, जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं उन सब के जो बोमेंस कैप्सूल है, चाहे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, दोनों के जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हैं जिसे हम रीनल कार्पसल कहते हैं या फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, वो दोनों ही कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है, मेडुला रीजन में मौजूद नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो चार्ली है, कॉर्टेक्स। और अल्फा जो है वो रॉन्ग ऑप्शन, मेडुला, हाइलस फिर वही डिप्रेशन ऑफ किडनी, और पेल्विस वो फनल शेप प्लेस है किडनी के अंदर। तो बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन कॉर्टेक्स, दोनों के जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का भी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी, दोनों का वहां पर मौजूद होते हैं। 45, स्टोन्स ओरिजिनेटिंग इन यूरिनरी सिस्टम मे बी फाउंड इन फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेप्ट, के जो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद बनते हैं स्टोन्स वो इन हिस्सों पर पाए जा सकते हैं। कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर भी दी गई है जिसमें यूरिनरी सिस्टम में, यानी जो किडनी में स्टोन बन सकते हैं, यूरेटर्स में बन सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स में बन सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसी भी है जिसका ताल्लुक यूरिनरी सिस्टम से नहीं है। तो वो हमारे पास सही ऑप्शन है अल्फा, गॉल ब्लैडर, जो कि लिवर में होता है और जिसके अंदर गॉल स्टोन्स बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है कि अल्फा गॉल ब्लैडर। बाकी यूरेटर्स, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम।
तो ये जवाब हमारा ठीक नहीं है, वो हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, द डायग्राम शोज अ नेफ्रॉन। अब अगर इसको हम व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें स्टूडेंट्स, तो जो डायग्राम मैंने इसकी व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाई गई है उसकी तरफ जरा तवज्जो करते हैं। ये जो नेफ्रॉन है इसके मुख्तलिफ हिस्से बयान किए गए हैं। आपसे उसने लेबलिंग जो की है, उसने इसको कहा है कि आप बता दें कि ये 1 और ये है 2, और इसी तरीके से इसको उसने 4 कहा और डायग्राम में, और इसको उसने 3 कहा। तो अब पता होना चाहिए कि 3 इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, 2 इज अ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, 1 is descending limb of loop of Henle and 4 is a Bowman's capsule। तो अगर हम इसको देखें एमसीक्यू को उसने जो हमें डायग्राम से बात पूछी है, वो पूछी है विच लेबल्ड रीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम। तो इसमें से कौन सा जो पोर्शन है वो सोडियम के लिए इंपॉर्टेंट है या सोडियम अपटेक में मदद करता है। तो हमारे पास डेफिनेटली जो डायग्राम है उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है वो दैट इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहां पर एल्डोस्टेरोन की मदद से जो है वो सोडियम अपटेक होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, यानी 2। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी हम इसको होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट क्या है, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो वो ब्रेन किस हिस्से में है, वो है हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे उसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 उससे नीचे कम हो जाए या उससे अबव हो जाए, तो वो सेंस करके उसको वापस 37 पर ही एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम उसको थर्मोस्टैट ही कहते हैं। तो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। बाकी अगर आप जाने हैं थैलेमस, पोन्स और सेरिबेलम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 48, a network of blood capillaries that surrounds the renal tubule is called। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो ब्लड की नालियां जिन्होंने पूरी नेफ्रॉन को घेरा होता है उसे हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर। तो इसको समझने के लिए फिर हम एक दफा व्हाइट बोर्ड पर बनी हुई डायग्राम्स की तरफ चलते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाई है पहले नेफ्रॉन की, उसको एक नजर देखते हैं। ये जो डायग्राम है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां से ऐसे एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल, और ये इफरेंट आर्टरियोल जो है इसके साथ साथ यूं जो खून की नालियां हैं जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, इन सब को कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये यहां पर पूरी की पूरी जो नेफ्रॉन है इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो इसको अगर हम अपना ऑप्शन देखें एमसीक्यू को, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड्स द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, सही ऑप्शन है चार्ली, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अल्फा क्या है, इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल से ही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन सही ऑप्शन हमारे पास जो है वो चार्ली है, अल्फा नहीं है। बीटा है एफरेंट आर्टरियोल, ये वो आर्टरियोल होती है जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आती हैं, ये भी हमारी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसी तरीके से जो डेल्टा ऑप्शन है दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो उसका ताल्लुक तो इनसे बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट चीज है। तो क्वेश्चन नंबर है जो हमारे पास है 49, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर प्रेशर फिल्ट्रेशन अकर्स इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के नेफ्रॉन का वो हिस्सा जहां प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है वो कौन सी जगह है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यानी ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैप्सूल
जहां प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, जहां पर वो फिल्ट्रेट जमा होता रहता है। दोनों को मिलाकर हम फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं और दोनों को हम मिलाकर रीनल कार्पसल भी कहते हैं। तो सही जवाब हमारा चार्ली है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। और जो अल्फा है वो डिस्टल पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, वो नहीं है। बीटा यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वो भी नहीं है। और जो डेल्टा है लूप ऑफ हेनले, वो ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इसको अगर आप मजीद देखना हो तो आप इसको ग्लॉसरी के पेज नंबर 5 पर भी देख सकते हैं। इस टेस्ट का लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 50। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक बाय द ओरिजिन ऑफ। थर्मल रेगुलेशन है, तो थर्मल रेगुलेशन के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, जो इनके अंदर एक एबिलिटी आई है बर्ड्स और मैमल के अंदर, दैट इज एंडोथर्मी। और एंडोथर्मी आप जानते हैं कि एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द हीट प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। हीट गेन भी करते हैं, हीट लॉस भी करते हैं। ये सारे मैकेनिज्म है ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट नैरो रेंज में तब्दील हो, लेकिन फेयरली कांस्टेंट ही रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है एंडोथर्मी। और हेट्रोथर्मी, एक्टोथर्मी, पकीलोथर्मी, ये लास्ट टाइम में जब हमने पिछले एमसीक्यू में किया था कि हेट्रोथर्मिक और एक्टोथर्मिक, तो हेट्रोथर्मी वो फिनोमिनन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, नियरली कांस्टेंट नहीं रहता। चार्ली है एक्टोथर्मी के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर उसके एनवायरमेंट के मुताबिक ही डाल जाए तो वो फिनोमिनन कहलाता है एक्टोथर्मी। पकीलोथर्मी भी वही कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरमेंट के मुताबिक चेंज होता रहता है, उन्हें पकीलोथर्मी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट एमसीक्यू था, आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको इसका समझ आ गई होगी। कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए माफी। थैंक यू वेरी मच।